हेलो गाइस, वेलकम टू के एल डी जोन। दोस्तों, आज से हम लोग एम एस एक्सेल का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में आप एम एस एक्सेल को बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सीख सकते हैं। दोस्तों, आज एम एस एक्सेल के क्लास का फर्स्ट डे है, फर्स्ट वीडियो है। तो आज का ये वीडियो टोटल 3 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन, यानी कि एम एस एक्सेल क्या होता है, कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि एम एस एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं। एंड थर्ड पार्ट में हम लोग जाने वाले हैं कि एम एस एक्सेल के अंदर रो, कॉलम्स, वर्कबुक, वर्कशीट या फिर एम एस एक्सेल के अंदर काम कैसे करते हैं। ये सारी बातें हम लोग थर्ड पार्ट में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं कि एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन, यानी कि एम एस एक्सेल होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एम एस एक्सेल होता क्या है। तो दोस्तों, एम एस एक्सेल के बारे में अगर कभी भी आपसे कोई सवाल करता है कि एम एस एक्सेल के बारे में बताइए कि एम एस एक्सेल क्या है, तो आपको सिंपल सा बहुत ही शॉर्ट आंसर देना है कि एम एस एक्सेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एम एस एक्सेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब मैंने यहाँ पर 3 वर्ड का इस्तेमाल किया है। पहला वर्ड हमारा है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है स्प्रेडशीट और तीसरा जो है वो है प्रोग्राम। अब यहाँ पर बात आती है कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, स्प्रेडशीट का क्या मतलब है एंड प्रोग्राम का क्या मतलब है। तो मैं आपको इसका बहुत ही शॉर्ट में और सिंपल तरीके से इसका जवाब देने वाला हूँ। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि जो भी सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक की मदद से चलता हो। नॉर्मल सी बात है कि हमारा एम एस एक्सेल जो है, किसी भी प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो उसी वक्त चलेगा, हमारे कंप्यूटर में ऑन उसी वक्त होगा जब हमारे कंप्यूटर को बिजली मिल रही होगी। ठीक है, तो हमारा एम एस एक्सेल जो है, जब तक हमारे कंप्यूटर को बिजली मिल रही होती है तब तक हमारा एम एस एक्सेल वर्क कर रहा होता है। एंड थर्ड वर्ड जो है, सेकंड वर्ड जो है वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर रो और कॉलम होती है, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा को हम रो और कॉलम के अंदर स्टोर करके रखते हैं, उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड वाला जो है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम के बारे में आप जानते ही हैं, प्रोग्राम बोलते हैं सॉफ्टवेयर को। तो एम एस एक्सेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, अब बात आती है कि एम एस एक्सेल का इस्तेमाल क्या है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है वो किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। एम एस एक्सेल के अंदर डाटा को रो और कॉलम के अंदर स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर बता दूं कि एम एस एक्सेल का जो इस्तेमाल है दोस्तों, वो ख़ास तौर से फाइनेंशियल डाटा में गणित का कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे वैल्यूज़ ढूंढना, एवरेज निकालना, काउंट करना, परसेंटेज निकालने वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा एक्सेल में चार्ट, ग्राफ, डेटाबेस, डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि एम एस एक्सेल को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यानी कि मैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद हूँ। और अब मैं यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एम एस एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको मैं यहाँ पर आपको 2 तरीका बताऊँगा एम एस एक्सेल को स्टार्ट करने का। देखिएगा कि पहला तरीका जो है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पर आप देखिएगा डेस्कटॉप के पास, तो यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको देखने को लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, टाइप हियर टू सर्च। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को सर्च करके हम किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को सर्च करके ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं माउस के द्वारा और अपने कीबोर्ड से सर्च करते हैं एक्सेल। ठीक है ना, EXCEL। जैसे ही हमने EXCEL टाइप किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब हम चाहें तो अपने माउस के द्वारा इस पर क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर माउस के द्वारा क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक किया, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो गया। तो ये जो था दोस्तों, ये था हमारा पहला तरीका एम एस एक्सेल को स्टार्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने कीबोर्ड पर, ठीक है ना, अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का एक रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का एक रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसको हम लोग, इस रन डायलॉग बॉक्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए। ये एक रन कमांड है जिसकी वजह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पर फ़िलहाल एमएस एक्सेल को स्टार्ट कराने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्सेल को स्टार्ट कराने के लिए बेसिकली लिखूँगा अपने कीबोर्ड से EXCEL यानी कि एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद या तो अपने माउस की मदद से ओके पर क्लिक कर दें या फिर अपने कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस कर दें। जैसे ही हमने इंटर बटन को प्रेस किया, हमारा एमएस एक्सेल स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो आपको स्क्रीन देखने को मिल रहा है, ये पूरा स्क्रीन, इस स्क्रीन को बोलते हैं एमएस एक्सेल का होम स्क्रीन, ठीक है ना? ये क्या है? एमएस एक्सेल का होम स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन जिसे हम लोग बोल सकते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल के होम स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद कि नहीं मालूम होंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज हम लोग एमएस एक्सेल को पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि एमएस एक्सेल के बारे में जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, एमएस एक्सेल पर कैसे काम करते हैं, रो कॉलम, वर्कशीट, वर्कबुक क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। एमएस एक्सेल का क्लास हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, एमएस एक्सेल को पढ़ना कल से स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल पर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपने कीबोर्ड की मदद से विंडो के साथ आर बटन प्रेस किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर एक्सेल टाइप करने के बाद इंटर बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा एमएस एक्सेल स्टार्ट हो जाता है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं और किस पार्ट का काम क्या है, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं पढ़ाते समय कभी भी इशारा करूँगा कि आप स्क्रॉल बार की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि स्क्रॉल बार किधर है। जैसे ही मैं कहूँगा कि ये कॉलम, ये रो, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है। मैं जैसे ही बोलूँगा टैब के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल के होम स्क्रीन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमने एमएस एक्सेल को स्टार्ट किया तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ऊपर में सबसे पहले आप गौर कीजिएगा, यहाँ से लेकर, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ठीक है? इस एरिया पर आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक जगह जहाँ पर लिखा हुआ बुक 1, ठीक है? और उसी के जस्ट बगल में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक चीज़ तो मालूम होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये क्या है? तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो प्रोग्राम खुला हुआ है, जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ पर बात आती है कि ये बुक 1 क्या है भैया? ये बुक 1 क्या है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये तो आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर का नाम है और ये जो है ये बेसिकली फ़ाइल का नाम है, ठीक है? ये क्या है? ये फ़ाइल का नाम है। अब सवाल आता है कि मैंने किसी फ़ाइल को तो अभी खोला नहीं है, तो ये फ़ाइल का नाम कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप एमएस एक्सेल को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ाइल का नाम होता है वो बुक 1 ही होता है, ठीक है ना? क्या होता है? बुक 1। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि एमएस एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुक 1, ठीक है? याद रखिएगा, एमएस एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम क्या होता है? बुक 1 होता है। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर हमेशा फ़ाइल का नाम दिखता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम। जैसे ही अगर मैं किसी दूसरे फ़ाइल को ओपन करूँगा, यहाँ पर से बुक 1 हट जाएगा और यहाँ पर दूसरे फ़ाइल का नाम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर किसी दूसरे फ़ाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ ऑफिस बटन के अंदर और यहाँ से एक फ़ाइल का नाम है प्रैक्टिस 1, ठीक है ना? जैसे ही मैंने प्रैक्टिस 1 को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से बुक 1 हट गया है और यहाँ पर प्रैक्टिस 1 आ गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा लेफ्ट साइड में जो होता है वो हमेशा जो फ़ाइल ओपन रहता है उस फ़ाइल का नाम यहाँ पर शो करता है और राइट साइड में जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ रहता है उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो पता चल गया कि ये हमारे फ़ाइल का नाम है, जो हमारा फ़ाइल खुला हुआ है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो समझना है कि ये किस जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है ना? अगर आपसे कभी भी किसी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लें कि एमएस एक्सेल के अंदर हम किसी भी फ़ाइल का नाम जो होता है, वो कहाँ पर शो करता है? या जो भी सॉफ्टवेयर खुला हुआ रहता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम किस जगह पर दिखाता है? तो आपको इशारा करके तो नहीं बताना है ना, आपको तो उसका नाम लेकर बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जिस जगह पर प्रैक्टिस 1 यानी कि फ़ाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ देखने को मिल रहा, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि टाइटल बार कहाँ पर होता है? तो टाइटल बार जहाँ पर फ़ाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम दिखाता है, वहीं पर टाइटल बार होता है। अब दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये तो टाइटल बार हो गया, लेकिन अगर आप गौर करें तो टाइटल बार के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ फ़ाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम ही नहीं है। बल्कि अगर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ बटन भी देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर बटन है,
फिर उसी प्रकार से एक बटन यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल 3 बटन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन तीनों बटन का काम क्या है, इन तीनों का नाम क्या है, ये सारी बातें बताऊँगा। उससे पहले अगर आप लेफ्ट साइड में भी देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ बटन देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक बटन है, उसी प्रकार से यहाँ पर ऑफिस बटन है, ठीक है ना। इन सारे बटन के बारे में अभी डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ये हमारे टाइटल बार के, चलिए राइट साइड की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो बटन है इसका नाम है मिनिमाइज, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये मिनिमाइज बटन का काम क्या है। नाम तो पता चल गया भैया कि इसका नाम मिनिमाइज है, लेकिन इसका काम क्या है ये भी तो बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम कभी काम करते करते, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलिए देखिए जैसे हमने प्रैक्टिस वन वाला फाइल को ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इन सारे अमाउंट का टोटल, ठीक है ना, इन सारे अमाउंट का यहाँ पर टोटल निकाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाल लिया, ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारा टोटल अमाउंट है। अब हमें अचानक से कोई काम पड़ जाता है, अगर हमें कोई अचानक से बुला लेता है और हम बिना इस फाइल को सेव किए, ठीक है ना, इस फाइल को बिना सेव किए अगर जाना चाहते हैं तो मिनिमाइज करके भी हम यहाँ पर से हट सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, हम जो फाइल में काम कर रहे हैं तो वो फाइल बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने जो काम किया वो काम बंद हो गया, अब हमें फिर से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी फाइल को हमने मिनिमाइज किया है वो फाइल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर के आइकन्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर डेट एंड टाइम देखने को मिल रहा होगा, सर्च बॉक्स देखने को मिल रहा होगा। इसे बोलते हैं टास्क बार, ठीक है ना, इसका क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। वो जो फ़ाइल को हमने मिनिमाइज़ किया, वो फ़ाइल यहीं पर आकर स्टोर हो जाता है। जैसे एमएस एक्सेल के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा प्रैक्टिस वाला फ़ाइल ओपन है, ठीक है ना? इस पर जैसे ही हम दोबारा क्लिक करेंगे, देखिएगा जहाँ तक हमने काम किया था, जैसे हम यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाला था, वो टोटल अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो मिनिमाइज़ बटन का काम जो होता है दोस्तों, बेसिकली यही होता है कि अगर अचानक से कोई काम पड़ जाता है और सॉफ्टवेयर को हम क्लोज़ भी नहीं करना चाहते हैं, बंद भी नहीं करना चाहते हैं, तो मिनिमाइज़ करके दूसरे काम को कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई दूसरा काम जैसे हम अगर किसी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है? और हमारा वो काम भी बंद नहीं होगा, हम चाहें तो बाद में इसे एक्सेस कर सकते हैं जहाँ तक हमने काम किया था, ठीक है? उम्मीद है कि आप इस बटन के बारे में समझ रहे होंगे, ठीक है? और वापस कैसे लाना है, तो वापस लाने के लिए फिर से हम यहाँ पर टास्क बार के अंदर चले जाएँगे, इस एरिया के अंदर आएँगे और टास्क बार के अंदर फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा वो फ़ाइल ओपन हो जाएगा जहाँ तक हमने काम किया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो बटन है दोस्तों, इसका बेसिकली सारे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मिनिमाइज़ बटन है, ठीक है? देखिएगा इस बटन पर जैसे ही हम अपने माउस को लेकर गए, यहाँ पर मिनिमाइज़ बटन आ रहा है, लेकिन अगला जो बटन है वो मैक्सिमाइज़ बटन नहीं है, बल्कि इस बटन का नाम है रीस्टोर डाउन, ठीक है? क्या नाम है? रीस्टोर डाउन। तो अब रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज़ कहाँ पर होता है फिर? अगला बटन जो है वो तो क्लोज़ है, फिर मैक्सिमाइज़ कहाँ है? दिखाता हूँ। देखिए, रीस्टोर डाउन बटन का काम क्या है पहले आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे कभी आपको हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए कि आप एक साथ 2-2 सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे आप एक चीज़ गौर करेंगे तो अभी हमारा जो एमएस एक्सेल है, वो पूरे स्क्रीन पर खुला हुआ है, पूरे स्क्रीन पर, यानी कि हमारा पूरा डेस्कटॉप अभी एमएस एक्सेल से पूरे पर एमएस एक्सेल खुला हुआ है, ठीक है ना? अगर हम चाहते हैं कि एक साथ 2-2 सॉफ्टवेयर को ओपन करना, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम रीस्टोर डाउन की मदद से कर सकते हैं। बेसिकली रीस्टोर डाउन का काम ये होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर ओपन रहता है उसको आधे स्क्रीन पर ओपन कर देता है। जैसे अगर हम देखें तो ये अभी आधे स्क्रीन पर आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? एमएस वर्ड को हमने ओपन किया, देखिएगा अब यहाँ पर क्या है कि एमएस वर्ड भी हमारे आधे स्क्रीन पर खुला हुआ है और अगर हम चाहें तो इसके अंदर से किसी भी प्रकार के डाटा को देख कर एक्सेल के अंदर टाइप कर सकते हैं। एक साथ हम 2-2 सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना? किसकी मदद से? तो ये हमारा रीस्टोर डाउन की मदद से। लेकिन अब देखिएगा जैसे ही हम सेकंड बटन पर जाते हैं तो इसका नाम रीस्टोर डाउन नहीं है, बल्कि अब मैक्सिमाइज़ हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको इसका फंडा थोड़ा-सा समझा देता हूँ। एमएस वर्ड को पहले क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए, अब जैसे ही हमारा जो भी सॉफ्टवेयर पूरे स्क्रीन पर खुला हुआ रहता है, तो हम सेकंड बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसका नाम रहता है रीस्टोर डाउन। मतलब रीस्टोर डाउन का काम ये होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर पूरे स्क्रीन पर खुला हुआ है, उसको आधे स्क्रीन पर करके यूज़ करना, ठीक है? अब जैसे ही हम सेकंड बटन पर क्लिक कर रहे हैं, तो इस बटन का नाम क्या हो गया है? मैक्सिमाइज़। मैक्सिमाइज़ का काम होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर आधे स्क्रीन पर, हाफ स्क्रीन पर खुला हुआ है, उसके फुल स्क्रीन पर करने के लिए, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप इन दोनों बटन का काम समझ रहे होंगे कि इन दोनों बटन का काम क्या है, ठीक है? देखिएगा, अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो तीसरा बटन है एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है? चलिए यहाँ से मैं एमएस एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। एमएस एक्सेल के अंदर जो तीसरा बटन, ठीक है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एमएस एक्सेल को बंद कर देना। क्या काम होता है? बंद करना, ठीक है? जैसे ही देखिएगा मैंने
रीस्टोर डाउन किया तो हमारा सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ बल्कि आधे स्क्रीन पर हो गया। मिनिमाइज़ किए तो भी बंद नहीं हुआ बल्कि टास्क के बारे में आ गया, ठीक है ना, टास्क के बारे में आ गया है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा बटन है ना क्लोज, इसका काम होता है सॉफ्टवेयर को बेसिकली कंप्लीट तरीके से बंद कर देना। जैसे हमने क्लोज पर क्लिक किया, हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो गया, ठीक है ना, हमारा एमएस एक्सेल बंद हो गया। अब चाहते हैं तो ये हमारा जो क्लोज बटन था ना दोस्तों, इसको मतलब कि सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए किया जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, क्लोज बटन को और डीपली समझा देता हूँ। अभी मैंने जैसे ही क्लोज बटन पर क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर तुरंत बंद हो गया। किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन, किसी प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन वगैरह नहीं किया, तुरंत बंद हो गया, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, किसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, प्रैक्टिस वन वाला फाइल को ओपन किए, ठीक है ना। अब इस फाइल के अंदर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ टोटल 5 लाख लिखा है ना, मैं इसे 50,000 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे 50,000 कर दिया, एंटर बटन प्रेस कर दिए। अब जैसे समझिएगा कि ओरिजिनल फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ था, 5 लाख लिखा हुआ था, और अभी जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर 50,000 कर दिया। मतलब इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस फाइल को क्लोज करेंगे थर्ड वाले बटन से, तो तुरंत क्लोज नहीं होगा बल्कि कुछ ऑप्शन भी आ जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। जैसे ही हम क्लोज बटन पर क्लिक कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो गया है जिसके अंदर कुछ मैसेज आया है, ठीक है ना। क्या है, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू प्रैक्टिस वन। मतलब ये प्रैक्टिस वन के नाम से आपने जो फाइल बनाया है, इसके अंदर आपने अभी जो फिलहाल कुछ चेंजेस किया है, आप क्लोज तो करना चाहते हैं, क्या इसको सेव करने के साथ करना चाहते हैं? अगर जो हमने चेंजेस किया उसको सेव करने के साथ क्लोज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमने अभी नया चेंज किया है इस फाइल के अंदर, उसको सेव नहीं करना चाहते हैं, जैसा पहले था वैसा ही रखना चाहते हैं, तो नो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो समझ में आ रहा है कि यस का काम क्या है और नो का काम क्या है। तीसरा बटन जो है कैंसिल, इसका काम क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कभी इंसान का हाथ है, कभी इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है। जैसे ही हमने रेस टू डाउन पर क्लिक करना चाहा और क्लोज पर क्लिक हो गया, तो हो सकता है गलती से क्लिक हो जाए। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन कैंसिल, इसका काम होता है सिर्फ इस वाले पॉपअप को हटा देना। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसको हटाना। कैंसिल का काम बस इतना ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लोज बटन के बारे में मैंने बता दिया। क्लोज बटन का काम होता है सॉफ्टवेयर को बंद करना, और जब भी किसी फाइल को आप कुछ भी चेंज कर देंगे उसके बाद आप क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर पहले ये ऑप्शन आएगा, ये पूछेगा कि आप इस फाइल को सेव करने के साथ क्लोज करना चाहते हैं। तो अगर यस करेंगे तो ये वाला फाइल सेव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमने चेंजेस किया, 50,000 कर दिया है, ये 50,000 के सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम नो कर देंगे तो जैसा पहले था, यानी 5 लाख था, तो ये फिर से पहले जैसा 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों बटन के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब ज़रा देखिएगा दोस्तों, हम चलते हैं टाइटल बार के लेफ्ट साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर से पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये असल में देखिएगा, लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पर एक बटन है जिसको बोलते हैं एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? एक्सेस टूल बार। एक बटन और है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाने वाला बटन है, ठीक है ना। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज मैं इसके होम स्क्रीन के बारे में सिर्फ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, एक्सेस टूल बार के अंदर क्या है दोस्तों, इस बटन का काम क्या होता है। जैसे अगर हम किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टैब देखने को मिल रहे हैं, जैसे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो हम कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऑप्शन ऐसा है जो होम टैब के अंदर मौजूद है, कुछ फार्मूला टैब के अंदर मौजूद है, कुछ डाटा टैब के अंदर मौजूद है। तो उन सभी ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें बार बार होम टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब में बार बार इंटर करना पड़ेगा, तभी हम उस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस ऑप्शन को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम बार बार इधर उधर नहीं जाएं बल्कि ऊपर से ही इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक्सेस टूल बार के अंदर उस ऑप्शन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी फिलहाल 3 ऑप्शन यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर और भी ऑप्शन को हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। जैसे हम चाहते हैं कि इसको कलर करना चाहते हैं, ठीक है, कलर करना चाहते हैं। तो कलर करने के लिए जैसे हम मौजूद अभी हैं डाटा टैब के अंदर, कलर करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, होम टैब के अंदर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से कलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कलर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से हटा देता हूँ। हम चाहते हैं कि हम जहाँ पर भी रहें, हमें बार बार किसी दूसरे टैब में जंप ना करना पड़े, डायरेक्टली हम वहीं से इसको कलर कर दें, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, जिस भी ऑप्शन को आप बार बार इस्तेमाल करते हैं उस ऑप्शन पर राइट क्लिक कीजिएगा, तो एक ऑप्शन आएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर डाटा टैब के अंदर मौजूद हैं, फार्मूला टैब के अंदर मौजूद है, तो अब हमें होम टैब के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
जिसको भी कलर करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट आप यहीं से भी कलर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये कलर हो गया। तो इधर-उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? उम्मीद है कि आप इस बटन को भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये अभी मैंने आपको बताया है टाइटल बार के बारे में, ठीक है ना? टाइटल बार के अंदर फाइल का नाम दिखाता है, सॉफ्टवेयर का नाम दिखाता है, साथ ही साथ यहाँ पर 3 बटन भी होते हैं। मिनिमाइज़ का काम होता है सॉफ्टवेयर को टास्क बार में लाकर रख देना। मैक्सिमाइज़ रीस्टोर का काम होता है सॉफ्टवेयर को हाफ स्क्रीन पर कर देना और क्लोज़ बटन का काम होता है सॉफ्टवेयर को बंद कर देना। और जो हमने लास्ट बताया है एक्सेस टूलबार, इसका काम होता है किसी भी ऑप्शन को क्विकली मतलब तुरंत यूज़ करने का ये काम करता है, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि ऑफिस बटन को हम कल डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इसे हमें अ, बिल्कुल सही तरीके से बताना पड़ेगा। इसको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे कल बताऊँगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये टाइटल बार के जस्ट नीचे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर फ़ोकस कीजिएगा जहाँ पर आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूला, डेटा वगैरह लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो असल में ये है क्या? ये है क्या? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सब क्या है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। जैसे ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फ़ॉर्मूला टैब ईटीसी, ठीक है ना? तो ये सारे टैब्स तो हैं, लेकिन जिस जगह पर आपको ये सारे टैब देखने को मिल रहे हैं, इसका भी तो कोई नाम होगा ना? दोस्तों इसको बोलते हैं टैब बार। क्या बोलते हैं? टैब बार बोलते हैं, ठीक है? देखिएगा, जिस जगह पर आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट देखने को मिल रहा, उस जगह को मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? टैब बार बोलते हैं, ठीक है ना? एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, यहाँ पर बहुत सारे टैब हैं और हर टैब के अंदर अलग-अलग प्रकार के ऑप्शंस और ग्रुप हैं। जैसे होम टैब के अंदर ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इंसर्ट टैब के अंदर भी कुछ ग्रुप्स हैं, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, लिंक्स, टेक्स्ट, ठीक है ना? हर टैब के अंदर इसी प्रकार से कुछ ना कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, ठीक है? इस ये क्यों दिए गए हैं मैं इसको भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इसका फ़ायदा ये होता है ना कि जिस प्रकार का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया, ठीक है? जैसे हम टेक्स्ट से रिलेटेड यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फ़ॉन्ट के अंदर चले जाएँगे। अलाइनमेंट से रिलेटेड यूज़ करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर चले जाएँगे। नंबर का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो नंबर ग्रुप के अंदर चले जाएँगे। सेल का स्टाइल बदलना हो तो स्टाइल ग्रुप के अंदर चले जाएँगे। इसी प्रकार से मतलब हर ग्रुप को जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि इंसान के काम को आसान बनाया जा सके, ठीक है? देखिएगा, तो ये हमारा टैब बार हो गया, ये हमारा टाइटल बार और यहाँ पर जितने ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है होम टैब के, उसी प्रकार से यहाँ पर इंसर्ट टैब के, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड ग्रुप या फिर प्रॉपर्टीज बार भी बोल सकते हैं। अब आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ आगे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक है नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, नए फाइल पर दिखा देता हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ सकें। ये है क्या है? नेम बॉक्स। और यहाँ पर आपको जो व्हाइट एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है? अब बात आती है कि नेम बॉक्स क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स का काम होता है, वो नेम बॉक्स का काम क्या होता है उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। देखिएगा, आपने ये तो सुना ही होगा कि एमएस एक्सेल के अंदर सेल होते हैं, एमएस एक्सेल के अंदर रो और कॉलम होते हैं। इस बात को आप पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसा कि देखिएगा, आपको यहाँ पर छोटे-छोटे बॉक्स देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार से बॉक्स, ठीक है ना? ये सारे जो बॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल, ठीक है ना? सेल बोलते हैं। और रही बात कॉलम की, तो देखिएगा, यहाँ पर आपको ए, बी, सी, डी, ठीक है? इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ ज़ेड तक ही नहीं है दोस्तों, ज़ेड के बाद भी है, जैसा कि देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम ज़ेड पर आ गए हैं, ठीक है ना? ज़ेड के बाद डबल ए बी, ए सी, इस प्रकार से मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है ना? लास्ट अगर हम कॉलम की बात करें, ठीक है ना? तो हो जाता है एक्स एफ डी, ठीक है ना? क्या हो जाता है? एक्स एफ डी, ठीक है? टोटल कॉलम की अगर हम बात करें, टोटल कॉलम होता है एम एस एक्सेल के अंदर 16,384। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, एम एस एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम कितने होते हैं? लास्ट कॉलम का नाम तो पता चल जा रहा है, ठीक है ना? अब कॉलम का नाम अब बता दूं कि मैंने लास्ट कॉलम पर जंप कैसे की है, देखिएगा। तो लास्ट कॉलम पर जंप करने के लिए मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाकर रखा और अपने एरो की में से राइट एरो का इस्तेमाल किया, ठीक है ना? जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ राइट एरो का इस्तेमाल किया, बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम पर पहुंच गया, ठीक है ना? लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या है? तो लास्ट वाले कॉलम का नाम है एक्स एफ डी।
और अगर बात करें टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो टोटल कॉलम होते हैं 16,384, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये तो पता चल गया कि लास्ट कॉलम का नाम क्या है और टोटल कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ए बी सी डी, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है ना। इस प्रकार से जो लाइन आपको देखने को मिल रहा है, सीधा लाइन ये हमारा कॉलम हो गया, और इस प्रकार से जो लाइनिंग है, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। ऐसे रो 1, रो 2, रो 3, 4, 5, ये सब रो है, ठीक है। अब बताती है कि टोटल कॉलम तो 16,384 है, लेकिन टोटल रो कितना है ये भी बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं ये भी बता देता हूँ। टोटल रो जो होते हैं वो होते हैं 10,48,576। अब बताती है कि लास्ट वाले कॉलम पर तो जंप कर गए थे, लास्ट वाले रो पर कैसे जंप करेंगे, तो कंट्रोल बटन को दबाएंगे और डाउन एरो को प्रेस करेंगे। जैसे हमने डाउन एरो का इस्तेमाल किया कंट्रोल के साथ, बिल्कुल लास्ट वाले रो में पहुंच गए। लास्ट वाला रो क्या है, 10,48,576, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे एम एस एक्सेल के अंदर टोटल इतने रो भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैं आपको बता देता हूँ नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार के बारे में। अब मैं बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको ये है नेम बॉक्स, ठीक है ना। ये क्या है, नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स के अंदर अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है A1। ये A1 क्या है सर, बताता हूँ ये A1 क्या है। देखिएगा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूँ कि ये कॉलम कौन सा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बी हाईलाइट नहीं है, सी हाईलाइट नहीं है, डी हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट कौन सा है, ए है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि रो कौन सा हाईलाइट है, तो देखिएगा 2 हाईलाइट नहीं है, 3 हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट कौन सा है, 1 है, ठीक है ना। मतलब कॉलम ए और रो 1, मतलब ये जो है ना बेसिकली, ये नेम बॉक्स का काम होता है कि आप जिस सेल पर मौजूद रहते हैं, एक्टिव सेल, ठीक है ना, एक्टिव सेल का लोकेशन दिखाने का काम करता है ये हमारा नेम बॉक्स। जैसे अभी मौजूद हूँ मैं ए कॉलम रो 1, तो A1 ये कहलाएगा, ठीक है ना। पहले कॉलम उसके बाद रो। उसी प्रकार से मैं आ जाता हूँ C1 पर, ठीक है ना, ये हमारा C रहेगा और इधर रो 1 रहेगा, ठीक है। तो हाईलाइट भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से A हाईलाइट है और 1 हाईलाइट है। मैं इस पर जैसे इस सेल पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ से C हाईलाइट है और 1 हाईलाइट है, मतलब इस सेल का नाम हो जाएगा C1। तो आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं C1 लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हो गया E और यहाँ से हो गया 7, मतलब E7, ठीक है ना। तो देख सकते हैं E कॉलम 7 रो, पहले कॉलम देखना है उसके बाद रो देखना है, तो E7 कहलाएगा। उसी प्रकार से हम किसी दूसरे सेल पर क्लिक करते हैं तो ये हो गया B5, ठीक है ना। मतलब ये है कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं नेम बॉक्स के अंदर सेल का नाम दिखाता है कि आप अभी किस सेल पर मौजूद हैं, ठीक है ना, कहाँ पर आप मौजूद हैं, तो वो दिखाता है कहाँ पर है, नेम बॉक्स के अंदर दिखाता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ से भी यहाँ तक आपको कुछ वाइट एरिया देखने को मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। सर यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं है, कैसे मान लें कि ये फॉर्मूला बार है। दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि फॉर्मूला बार का काम क्या होता है, जरा गौर कीजिएगा। फॉर्मूला बार का काम होता है कि जिस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ आता है, जो भी लिखा हुआ होता है एक्चुअल में, वही चीज़ वहाँ पर दिखाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 50, ठीक है, क्या लिखा, 50 लिखा। तो देखिएगा जिस सेल पर अभी मौजूद हूँ, मतलब अभी कौन से सेल पर मौजूद हूँ, C4 पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए C4 के अंदर क्या कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर ये ब्लैंक है फॉर्मूला बार। लेकिन जैसे ही मैंने C3 पर क्लिक किया तो C3 के अंदर 50 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 50 लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 50, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं इस बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो भी 50 देखने को मिल रहा। इस सेल पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं, क्योंकि इस सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इस सेल पर क्लिक कर रहा हूँ तो भी 50 लिखा हुआ देखने को मिल रहा। मतलब ये कि जिस सेल के अंदर जो लिखा हुआ रहता है ना, वही दिखाता है। लेकिन सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर फॉर्मूला दिखाता है, फॉर्मूला तो दिखा नहीं रहा। दिखाता हूँ फॉर्मूला कब दिखाता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर 100 लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 100 लिखा। यहाँ पर मैंने 100 कैसे लिखा है, कीबोर्ड से, मैंने डायरेक्टली कीबोर्ड से लिखा है 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लिखा गया है ना एक्चुअल में वो दिखा रहा है। यहाँ पर 100 लिखा गया तो 100 दिखा रहा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू सम। क्या हमने फॉर्मूला यूज़ किया, सम। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया C3 प्लस C5, ठीक है ना। मतलब 50 और 50 टोटल कितने हो जाएंगे, इंटर बटन पर करूँगा तो 100 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पर भी 100 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 100 लिखा हुआ है ना। जैसे ही मैंने इस सेल वाले 100 को सिलेक्ट किया, 100 को सिलेक्ट किया,
तो फॉर्मूला बार के अंदर 100 लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया 100 को, यहाँ पर 100 लिखा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर 100 नहीं लिखा गया था, बल्कि इस सेल के अंदर फॉर्मूला लिखा गया है। फॉर्मूला की मदद से ये 100 आया है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिल रहा है फॉर्मूला बार के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये कि फॉर्मूला बार का काम होता है कि जो भी सेल सिलेक्टेड है उस सेल के अंदर एक्चुअल में क्या लिखा गया है। फॉर्मूला लिखा गया है तो फॉर्मूला दिखाएगा, और अगर नंबर लिखा गया है तो नंबर दिखाएगा, और अगर किसी प्रकार का अल्फ़ाबेट लिखा गया है तो अल्फ़ाबेट दिखाएगा हमारा फॉर्मूला बार। उम्मीद है कि आप नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार के बारे में समझ गए होंगे कि फॉर्मूला बार का काम क्या है और नेम बॉक्स का काम क्या है। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद है कि आपको अब तक का क्लास पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको अगला क्लास मिस ना कर सके। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों, अब मैं आज फिलहाल इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिएगा, मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया, मैंने आपको कॉलम के बारे में बता दिया, मैंने आपको रो के बारे में बता दिया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 भी देखने को मिल रहा है ना? अब बताते कि सर ये क्या है? तो सर मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसको बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जबकि एमएस एक्सेल के अंदर इतने सारे सेल, कॉलम, रो दिए गए हैं, 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम दिए गए हैं। सर फिर क्यों इतने सारे शीट की ज़रूरत है? जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर सारे डेटा को आप एक ही शीट पर रखिएगा ना, तो थोड़ा-सा आपका काम हार्ड हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर आप अलग-अलग शीट पर डेटा को रखिएगा तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना? उस कंपनी का टोटल 12 महीने का रिकॉर्ड है, जनवरी का, फरवरी का। अब हम सबको क्या करेंगे, एक ही शीट पर रिकॉर्ड कर देंगे। थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? हम करेंगे क्या, सारे महीने के लिए, सारे मंथ के लिए एक अलग-अलग प्रकार का हम शीट ले लेंगे, ठीक है? अब बता दें कि सर यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही शीट है, हम अगला शीट कैसे लें, चौथा, पाँचवाँ कैसे लें? टोटल 12 शीट हमें चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 के बाद यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, ठीक है ना? इस बटन का नाम है इंसर्ट वर्कशीट। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक नया शीट आ जाएगा, ठीक है? फिर इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो नया शीट आते चला जाएगा। जितना शीट आप चाहते हैं इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसका मैक्सिमम कितना इंसर्ट करते हैं ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट नहीं बोल सकता हूँ। तो मतलब कि यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं 100, 150, 200, तो ये तो कन्फर्म है कि आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर तो सबका नाम शीट 1 है, शीट 2 है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस 1 वाला फाइल को ओपन करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर भी बहुत सारे शीट बने हुए हैं, फार्मूला टैब, सम इफ के नाम से, पाइवट टेबल के नाम से, सैलरी शीट के नाम से, बहुत सारे यहाँ पर शीट बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ये बताइए कि यहाँ पर तो सब शीट के नाम थे, यहाँ पर तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ है, इन सब के नाम कैसे बदलेंगे? बताता हूँ। देखिएगा, शीट 1 पर आप या तो राइट क्लिक कीजिए या फिर डबल क्लिक कीजिए। राइट क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन आएगा रीनेम का, ठीक है ना? आप यहाँ से चाहें तो शीट के नाम को बदल सकते हैं, ठीक है? देखिएगा, यहाँ पर शीट का नाम बदल गया। उसी प्रकार से हम चाहें तो राइट क्लिक करें, रीनेम करें, या फिर अगर हम चाहें तो इस शीट पर डबल क्लिक करके भी नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया फ़रवरी, ठीक है? चलिए अगली शीट पर डबल क्लिक करते हैं, इसको कर देते हैं मार्च, ठीक है? इसी प्रकार से आप चाहें तो 12 शीट इंसर्ट कर सकते हैं और उन 12 शीट का नाम भी बदल सकते हैं, ताकि आपका काम आसान हो जाए। हर मंथ का डाटा आपको अलग-अलग शीट पर देखने को मिले, ताकि आप सही तरीके से डाटा को ऑर्गनाइज़ कर सकें, ठीक है? उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों? अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन शीट को कलर वगैरह करना चाहते हैं, ये तो थोड़ा-सा हालाँकि देखा जाए तो ये आपको बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर आप कलर करना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे, प्रैक्टिस 1 वाले फाइल में यहाँ पर सारे शीट में कलर दिया गया है, ठीक है ना? अगर आप कलर करना चाहते हैं शीट को, तो शीट को कलर कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखिएगा, शीट पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है टैब कलर। आप जो कलर देना चाहते हैं वो कलर आप दे दीजिए। यहाँ पर देखिएगा रेड कलर हो गया। अभी आपको आधे पर दिख रहा होगा, जैसे आप दूसरे शीट पर जाएंगे ना, ये पूरे पर हो जाएगा, ठीक है? देखिएगा पूरा कलर हो गया। फिर से राइट क्लिक कीजिएगा, टैब कलर पर जाइए, जो कलर आप देना चाहते हैं वो कलर दीजिए, ठीक है ना? इस प्रकार से आप कलर भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको व्यू देखने को मिलता है, ठीक है ना? मतलब आप अपने
डॉक्यूमेंट को, आप अपने वर्कशीट को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मैं ऐसे एक फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ पहले। इस फ़ाइल को मैंने ओपन किया, ठीक है। इस फ़ाइल को मैंने ओपन किया। ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये हम मतलब एडिट मोड में है, ठीक है। एडिट मोड में है। हम चाहें तो इस पर सिर्फ़ काम कर सकते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये एक पेज पर, जैसे अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि एक पेज पर हमारा कितना डाटा आएगा, ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक पेज कहाँ तक है, ठीक है। उसके लिए देखिएगा यहाँ पर कुछ व्यू दिया गया है, ये हमारा नॉर्मल व्यू है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम अगले व्यू पर क्लिक करते हैं तो ये पेज लेआउट व्यू में बदल जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको पेज देखने को मिलेगा। एक पेज पर कितना डाटा आएगा वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये पूरा डेटा हमारा एक पेज पर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अगर हम आगे जाते हैं और इसको कर देते हैं हम पेज लेआउट व्यू में, देखिएगा हमारा एक पेज पर कुछ इस प्रकार से डाटा आएगा, इस पेज पर हमारा कुछ इतना डाटा आएगा, सेकंड पेज पर कुछ इस प्रकार से डाटा आएगा, ठीक है ना। एंड थर्ड पेज पर जो है हमारा कुछ इस प्रकार से डाटा आएगा। मतलब ये है कि ये जो है ना व्यू है, इस व्यू का काम होता है कि आप चाहें तो अलग अलग, जब प्रिंट करने की बात आती है ना दोस्तों, उस वक्त क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर दिया गया जूम बार, ठीक है, ये हमारे पास जूम बार है। इसका काम क्या होता है सर? इसका काम होता है अपने वर्कशीट को जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसको ज़ूम इन करने के लिए या फिर ज़ूम आउट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ज़ूम इन किया, ज़ूम आउट किया, ठीक है। इस काम को हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कभी आपसे किसी इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन कर लिया जाए कि एमएस एक्सेल के वर्कशीट को टोटल कितना ज़ूम कर सकते हैं मैक्सिमम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टोटल 400%। बता दें कि मिनिमम कितना घटा सकते हैं, तो 10%, 10%, ठीक है ना, 10% एंड 400%, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अब इस क्लास के मैं लास्ट चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पर देखिएगा एक बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस बटन को बोलते हैं स्क्रॉल बार बटन। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार बटन। इसका काम होता है अपने वर्कशीट को अप डाउन करके देखने के लिए। क्या काम होता है? अप डाउन करके देखने के लिए। चाहे तो आप इस एरो पर क्लिक करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे लाने के लिए डाउन एरो, ऊपर जाने के लिए अप एरो, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको दिया गया लेफ्ट राइट होने के लिए, यहाँ पर भी दिया गया स्क्रॉल बार। चाहे तो लेफ्ट होने के लिए लेफ्ट एरो और राइट जाने के लिए राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि एम एस एक्सेल का होम स्क्रीन का जो इंट्रोडक्शन है, मैंने अपने हिसाब से कंप्लीट करने का कोशिश किया है। कल से मैं आप लोगों को एम एस एक्सेल के अंदर काम करना सिखाऊंगा कि एम एस एक्सेल के अंदर काम कैसे करते हैं। एम एस एक्सेल को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आज का ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं आपको लेकर आऊँगा ऑफिस बटन का टोटल ट्यूटोरियल।